हेलो दोस्तों, धनंजय शर्मा ऑफिशियल्स में आपका स्वागत है। देखते ही देखते आप थर्ड ईयर में आ गए। कब फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर आया, सेकेंड ईयर से कब थर्ड ईयर आ गया, शायद आपको पता भी न चला हो। लेकिन एक बात तो अब सच है कि कुछ समय बाद प्लेसमेंट कंपनियां आकर के आपके सामने खड़ी हो जाएंगी, और अगर आप तैयार हों या ना हो वो आकर के चली जाएंगी। तो अगर आप तैयार नहीं हैं तो आपको काफी कीमत चुकानी पड़ेगी, और अगर आप तैयार हैं तो हो सकता है कि आगे आने वाले भविष्य में आपको और बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिल सके। तो वैसे तो सही तरीका तो ये है कि आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से ही थोड़ी थोड़ी करके प्लेसमेंट की तैयारी करें, लेकिन अगर आपने अब तक नहीं स्टार्ट किया है तो थोड़ा देर हो रही है, तुरंत का तुरंत स्टार्ट करें। तो मैं इस तरह के शानदार कंटेंट आपके लिए लाता रहता हूं, और अगर कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आइए मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूं कि अगर आप थर्ड ईयर में हैं तो आप किस तरीके से प्लेसमेंट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, किन किन चीजों पे आपको फोकस करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये बताने की कोशिश करी है कि जो प्लेसमेंट है वो इन चार पिलर्स पे बना है। पहला है आपका कोर सब्जेक्ट, दूसरा है क्वांट्स वर्बल रीजनिंग, तीसरा है प्रोग्रामिंग स्किल, और चौथा है प्रोजेक्ट। इन चार चीजों पे अगर आपने ढंग से काम कर लिया तो आपको प्लेसमेंट लेने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो इन चार चीजों पे हमें खूब अच्छे से काम करना है। अब एक एक करके अगर हम लोग बात करें कि भाई कोर सब्जेक्ट क्या है, तो विद ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, मतलब मैं किसी सब्जेक्ट को कम या किसी सब्जेक्ट को ज्यादा करने का मेरा प्रयास नहीं है। कहने का मतलब कि अगर मैं यही गेट के बारे में आपको कुछ बताता तो गेट के हिसाब से सब्जेक्ट बदल जाते, लेकिन प्लेसमेंट के हिसाब से सब्जेक्ट बदल जाते हैं। तो अगर आप देखें इसको ध्यान से तो आपको जो फोकस करना है सब्जेक्ट पे, मतलब जैसे सी लैंग्वेज हम पढ़ के भूल जाते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि किसी भी प्लेसमेंट कंपनी के अंदर जो बेसिक एमसीक्यूज क्वेश्चन आते हैं वो सी लैंग्वेज से आते हैं। ठीक है, ज्यादातर सी लैंग्वेज का डिस्कशन इंटरव्यू में होता है, तो आपको इसको हमेशा रिकॉल करके रखना चाहिए सी लैंग्वेज को। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। थर्ड सेमेस्टर में आपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा, और डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ने के बाद हम उसे रिवाइज नहीं करते हैं, तो आपको डेटा स्ट्रक्चर की लगातार प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करते रहना चाहिए, जिससे आप उसके टच में रहें, जिससे जब इंटरव्यू में या फिर किसी एग्जामिनेशन में उसकी बात हो तो आप उस पर अपनी मतलब उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। और एल्गोरिदम तो है ही है आपके साथ में। ठीक है, डीबीएमएस एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो खास तौर से इंटरव्यू में बहुत खास रोल प्ले करता है। या तो आप प्रोजेक्ट बनाने जाएं या तो इंटरव्यू देने जाएं, दोनों में ही डीबीएमएस का बहुत ही खासा रोल रहता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में डिस्कशन के दौरान सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे घूम घूम के बात होती है, तो ऐसे सब्जेक्ट में छोटे छोटे टॉपिक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के होते हैं। इस प्रोजेक्ट में आपने इस कंसेप्ट को कैसे इस्तेमाल किया, इसको कैसे इस्तेमाल किया, तो बहुत ही ज्यादा इस पे बात होती है। कंप्यूटर नेटवर्क, अगर कोई भी कंपनी जो नेटवर्क फील्ड में काम करती है, जैसे अमेजॉन या फ्लिपकार्ट, इस तरह की जो कंपनीज हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग बेस्ड हैं, या जो जो पूरा का क्लाउड पे काम करती हैं, उन सारी कंपनियों के इंटरव्यू में इस तरह के कंप्यूटर नेटवर्क के एक से एक अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि उनका जो पूरा आर्किटेक्चर है वो नेटवर्क पे बेस्ड है। बहुत सी ऐसी कंपनी है जो नेटवर्क को ही इस्तेमाल करती हैं। तो नेटवर्क को जो कंपनीज इस्तेमाल करती हैं या क्लाउड को इस्तेमाल करती हैं, एज़ोर को इस्तेमाल करती हैं, उन कंपनीज के इंटरव्यू में, उन कंपनीज के असेसमेंट प्रोसेस में कंप्यूटर नेटवर्क का बहुत खास रोल रहता है। फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो किसी भी प्रोग्रामिंग की जान होता है। और वेबटेक, आज आपको या तो फुल स्टैक पढ़ना हो या कुछ भी पढ़ना हो, तो वेबटेक एज अ फंडामेंटल काम करता है। तो अगर आपने वेबटेक को एज अ फंडामेंटल नहीं पढ़ा तो कल को फुल स्टैक पढ़ने में, बाकी चीजों को पढ़ने में आपको दिक्कत होने वाली है। तो अगर ये सारे सब्जेक्ट्स मेरे हिसाब से प्लेसमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कोई मिस कर गया हूं तो आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में आप उसे लिख सकते हैं। तो आगे जब मैं कुछ बनाऊंगा तो मैं उसका भी ध्यान रखूंगा कि वो चीज मिस ना हो। मेरे ख्याल से इतने सब्जेक्ट हैं जिनको बहुत आपको ध्यान से हमेशा रिकॉल करते रहना है, लगातार पढ़ते रहना है, जिससे प्लेसमेंट सीजन में वो आपके काम आ सके। ठीक है, क्वांट्स वर्बल रीजनिंग के लिए मैं परफेक्ट आदमी नहीं हूं कि मैं इसके बारे में आपको ज्यादा बात कर सकूं। ठीक है, क्योंकि मैं प्रोग्रामिंग का बंदा हूं तो उसकी बात करूंगा, लेकिन एक मिनिमम क्वांट्स वर्बल और रीजनिंग आपको आनी ही चाहिए कि भाई इतने, इससे कम क्वांट्स वर्बल और रीजनिंग में तो काम नहीं चलेगा। इतनी आपको क्वांट्स, इतनी वर्बल, इतनी रीजनिंग आपको आनी चाहिए, तभी जाकर के आप प्लेसमेंट की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं मिनिमम। क्योंकि किसी भी कंपनी के, जब आप किसी भी कंपनी के शुरुआती राउंड में जाते हैं तो ज्यादातर एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें लगभग 50% से ऊपर क्वांट्स होते हैं, और लगभग उतने ही प्रोग्रामिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको एक बैलेंस बना करके चलना पड़ेगा, क्वांट्स, वर्बल और रीजनिंग की तरफ और प्रोग्रामिंग की तरफ, तभी जाकर के आप आगे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया आपको कि क्वांट्स, वर्बल, रीजनिंग की बात मैं ज्यादा नहीं करूंगा। अब मैं सीधा बात करूंगा किसकी, प्रोग्रामिंग स्किल की। अगर आप प्रोग्रामिंग स्किल को देखें
तो प्रोग्रामिंग स्किल को मैंने बताया आपको कि जो हम दो तरीके से तैयारी कर सकते हैं। पहला है कि लेस देन 5 एलपीए एंड ग्रेटर देन 5 एलपीए। तो आप में से तमाम लोग सोचेंगे कि मैं तो 5 एलपीए से ऊपर की तैयारी करूंगा, मैं नीचे की तैयारी क्यों करूं। मसला यह है कि आपको प्रोग्रामिंग में अब तक कितना इंटरेस्ट आया है। ऐसा बहुत बार होता है कि आपने शुरुआती पैकेज लेस देन 5 एलपीए लिया, लेकिन अगले 4-5 सालों में आप जंप करके बहुत आगे चले गए, ऐसा होता है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपको अभी की वर्तमान सिचुएशन क्या है, आपको प्रोग्रामिंग या बाकी चीजों में कितना इंटरेस्ट है, इस बात पर डिपेंड करता है कि आपको कैसी तैयारी करनी है। अगर आप अग्रेसिव प्रोग्रामिंग करते हैं, अगर आपको लगता है कि प्रोग्रामिंग में आप बहुत बेहतरीन हैं, तब आपको 5 लाख से ऊपर के लिए सोचना चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, आप प्रोग्रामिंग से स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी बिल्कुल शुरुआती फेज में हैं, तो आपको 5 लाख से नीचे की पैकेज की तैयारी शुरुआत में करनी चाहिए। और एक बार जब बेस बन जाए तो फिर आप जंप कर जाइए दूसरे वाले स्लॉट में, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप यही तैयारी करिए या आप यही तैयारी करिए। अपने को असेस करिए, आपको लगता है कि आप इसके लिए परफेक्ट हैं तो आप उसकी तैयारी करिए, 5 लाख से ऊपर के लिए परफेक्ट हैं तो उसकी तैयारी करिए। जिसकी भी आप तैयारी कर, आप अपने को, आप यू आर द बेस्ट जज, है ना। अपने लिए आप खुद सबसे बेस्ट जज हैं। कोई भी आदमी जितना अपने को जानता है उतना वो, मतलब हम दूसरे के सामने तो झूठ बोल सकते हैं कि हाँ हम ये हैं वो हैं, लेकिन अपने सामने हम झूठ अपने को नहीं बोल सकते। हमें असल में हमें तो पता ही होता है कि हमें कितना आ रहा है। तो अपने को जज करिए और उसके हिसाब से आप इस डिसीजन को लीजिए, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़े। जैसे मैंने कहा यार कि अपने प्रोग्रामिंग स्किल या अपने पैकेजेस की बात करी, तो अब अगर हम लोग कह रहे हैं कि 5 एलपीए से कम के पैकेजेस में क्या आता है, तो पहला आता है प्रोग्रामिंग बेस्ड एमसीक्यू, ठीक है। इसमें पॉइंट्स वर्बल रीजनिंग तो आता ही आता है, ये तो कंफर्म बात है कि आता है प्रोग्रामिंग बेस्ड एमसीक्यू, ठीक है। तो आप चाहें तो प्रोग्रामिंग बेस्ड एमसीक्यू कैसे होते हैं, आप चाहें तो मैंने सूडो कोड, एसेंशियल सूडो कोड करके एक मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, वहां पर जाकर के देख सकते हैं कि सूडो कोड कैसे आते हैं। अगर आपको और एमसीक्यू देखना है तो मैंने गेट की एक प्लेलिस्ट बनाई है, ज्यादा नहीं, 5-6 वीडियोज हैं, जिसमें सी लैंग्वेज के एमसीक्यूज हैं। तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह के एमसीक्यूज वहां पर आते हैं। तो चाहे आप एसेंशियल सूडो कोड में जाके देख लीजिए या प्रोग्रामिंग बेस्ड एमसीक्यू जो गेट का देख लीजिए, तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह के एमसीक्यू क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। दूसरा कि अगर आप 5 एलपीए से कम की तैयारी कर रहे हैं तो लूप, पैटर्न, एरे और स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, इन्हीं 4-5 चीजों पे फोकस आपको करना है, बहुत टिपिकल प्रोग्रामिंग की तरफ नहीं जाना, ठीक है। तो अगर लूप, पैटर्न, एरे, स्ट्रिंग, इन सब के साथ आपको खूब अच्छे से काम करना आता है तो आप इस चीज को थ्रू कर जाएंगे, निकाल ले जाएंगे, इतना मुझे विश्वास है। बहुत रिग्रेस प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं होती, ठीक है। और बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, मतलब छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को, अगर कोई चीज एन स्क्वायर में हो रही है तो एन में कैसे होगी, सॉर्टिंग में कौन सी सॉर्टिंग बेस्ट है, कौन सॉर्टिंग एन स्क्वायर टाइम लेती है, कौन सी एन लॉग एन टाइम लेती है। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए कि हाँ, कि एन में क्या हो सकता है, लॉग एन में कैसे हो सकता है, कौन सी एल्गोरिथम किसके लिए, कौन सी एल्गोरिथम किसके लिए है। तो एक अगर आपको बेसिक समझ भी है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, तो मामला आपका सेट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब बात आती है कि अगर हम 5 लाख से ऊपर की तैयारी करना चाहते हैं तब हम क्या करें। तो अगर 5 लाख से ऊपर की तैयारी आप करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे दिखाया है कि प्रोग्रामिंग बेस्ड एमसीक्यू वैसे ही रहेंगे, इसमें कुछ खास बात नहीं है। लूप पैटर्न होना ही होना है, यहाँ पर भी होगा। लेकिन यहाँ अगर आप थर्ड पॉइंट को पढ़ें तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अलग ढंग का लिखा है। यहाँ पे एक्सीलेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑप्टिमाइजेशन इन प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डायनेमिक प्रोग्रामिंग में, आपको बैक ट्रैकिंग में, आपको रिकर्जन में, आपको स्लाइडिंग विंडो में, इस तरह के जो कंसेप्ट्स हैं, इस तरह की जो प्रोग्रामिंग कंसेप्ट हैं, उसमें आपकी मास्टरी होनी चाहिए, तभी जाकर के आप 5 एलपीए के ऊपर बात करें, ठीक है। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स को देखते ही आप सॉल्व कर लेते हैं, आपका कॉन्फिडेंस है, तब आप इन चीजों में बहुत बेहतर ढंग से आप 5 एलपीए के ऊपर के पैकेजेस को निकाल सकते हैं, ठीक है। और एक बात आती है यहाँ पर प्रोजेक्ट की, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है प्रोजेक्ट की। आपके रिज्यूमे में जो प्रोजेक्ट होना चाहिए, आजकल प्रोजेक्ट का कल्चर क्या हो गया है कि हम लोग गिटहब से कोई प्रोजेक्ट को डाउनलोड करते हैं और सिर्फ रन करा लेते हैं, और हम इसी चीज को बताते हैं कि ये प्रोजेक्ट हमने किया है। तो असल में आप भी जानते हैं कि आपने उस प्रोजेक्ट को नहीं किया, आपने सिर्फ उसे रन कराया है किसी भी तरीके से, ठीक है। तो यहीं पे जब उसके इंटरनल डिस्कशन होने लगते हैं प्रोजेक्ट में इंटरव्यू के दौरान, तो फिर वहां पर आपके पास कोई जवाब नहीं रहता। तो इसलिए आपको प्रोजेक्ट को, अगर भले आप डाउनलोड करिए या जैसे भी करिए, लेकिन एक एक चीज उस प्रोजेक्ट का पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। कोई प्रोजेक्ट डाउनलोड करके रन कराना कोई गुनाह नहीं है, आप बिल्कुल उसे डाउनलोड करिए, रन कराइए, लेकिन उसे नहीं पढ़ना गुनाह है, ठीक है। तो आप उसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए, एक एक लाइन का मतलब आपको पता होना चाहिए। कोई कुछ चेंज करने को कह दे तो आप उसको चेंज कर देने की एबिलिटी होनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें आप कर लेंगे तब जाकर के प्रोजेक्ट में आपको
तब प्रोजेक्ट वाला पार्ट आपके लिए स्ट्रांग हो सकता है। ठीक है, और लास्ट में एक चीज मैंने और बताया है कि जैसे दो तरह की प्लेसमेंट जो प्रिपरेशन में होती है, एक तो होता है कैंपस प्लेसमेंट। तो ये जो सारी चीजें मैंने बताई ना, ये सब मैंने कैंपस प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में बताई। कैंपस प्लेसमेंट का मतलब होता है कि जो कॉलेज के दौरान कंपनीज आपके कैंपस में आती हैं या ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी लेती हैं, तो उनका ज्यादातर मोड ये रहता है। ठीक है, लेकिन जो कंपनी ऑफ ऑफ कैंपसेस होती हैं, ऑफ कैंपसेस में भी हालांकि कई तरह की अपॉर्चुनिटीज होती हैं, वो तो ये वाला भी प्लेटफॉर्म को अप्लाई कर सकती है, मतलब इस तरह के मॉडल को भी अप्लाई कर सकती हैं। और एक जो होता है ज्यादातर ऑफ कैंपस में क्या होता है कि कंपनियां स्किल ओरिएंटेड बंदों को चाहती हैं। कहने का मतलब कि आपको फुल स्टैक आता है कि नहीं आता, आपको एमवीसी आता है कि नहीं आता, आपको पीएचपी पीएचपी पे लोग कहते हैं कि मार्केट नहीं है, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि आप अभी भी देखिए कि मार्केट में छोटी इंडस्ट्रीज में ज्यादातर पीएचपी पे काम होता है। हालांकि कोर पीएचपी पे काम नहीं होता, लारावेल पे काम होता है, YII पे काम होता है, तो उसके फ्रेमवर्क्स पे काम होते हैं। तो अगर आपकी स्किल सेट है, अगर आपको जल्दी जॉब चाहिए और ओपन मार्केट में जाकर के आप जॉब ढूंढना चाहते हैं, तो आपको स्किल सेट को स्ट्रांग करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपकी स्किल सेट नहीं है, तो ये सारी चीजें जो मैंने बताई ये इन कैंपस में के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आपको ओपन मार्केट में जॉब ढूंढना है जल्दी से, तो आपको अपने स्किल सेट पे, वो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज पे काम करना पड़ेगा। तो अगर आप स्किल सेट आपकी अच्छी है और लेटेस्ट, जैसे आप फुल स्टैक आपको अच्छे से आता है, ठीक है, या एमवीसी फ्रेमवर्क आपको अच्छे से आता है, आपको जावा में स्प्रिंग अच्छे से आता है और आपके बेसिक्स क्लियर हैं, तो आपको काफी हद तक प्लेसमेंट में आपको हेल्प मिलेगी। और अंतिम में मैं बस इतनी बात कहना चाहूंगा कि प्लेसमेंट के बारे में एक बात समझ लीजिए कि प्लेसमेंट वैसा ही है जैसे हमने कहा स्वर्ग। तो स्वर्ग जाना सभी चाहते हैं, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। ठीक है, तो प्लेसमेंट चाहिए सबको। असली तैयारी, मेहनत करके तैयारी करने में ज्यादातर लोग फेल रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सच बात है कि आप खुद से अपने को ऑब्जर्व करिए कि क्या आप उतनी मेहनत, उतनी तल्लीनता से तैयारी कर रहे हैं। क्या आप वैसे हैं कि अगर 100 लोग आपके साथ बैठे हैं तो आपको अकेले आइडेंटिफाई किया जा सके। तो जब आपके अंदर एक अलग से पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, आप खूब अच्छे से तैयारी कर लेंगे, तो मुझे 100% विश्वास है कि आपका प्लेसमेंट कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे हो जाएगा। और ना सिर्फ होगा, बल्कि जहां पर भी आप जाएंगे उसी रफ्तार में आप एक्सेल करेंगे, उसी रफ्तार में आप ग्रो करेंगे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आज की बात यहीं पे खत्म करता हूं। कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और प्लेसमेंट प्रिपरेशन के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। मैंने बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बना रखी हैं। मिलते हैं, थैंक यू सो मच।